वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए, हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। अब यहाँ तक जो भी हमने देखा है वो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता कहाँ से? कंसेप्ट ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड से। और इस टॉपिक का जो मेन पार्ट है वो है मोल कंसेप्ट। अभी हम मोल कंसेप्ट के तरफ ही जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कल के चैप्टर लेक्चर में बताया था कि भाई आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज के बाद आपको ईच एंड एवरी लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप एक भी लेक्चर नहीं देखते तो फिर आगे वाले लेक्चर में आपकी लिंक नहीं लगेगी, क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है। एक बार समझ में आया तो जिंदगी भर मरते दम तक आप भूलेंगे नहीं। C1 का खासियत ये है कि C1 लर्न नहीं करना पड़ता, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। वहाँ पे C1 को आप समझ लो, बस विषय खतम तिथं. तुम्हाला C1 समजला म्हणजे तुम्हाला मार्क्स पूर्ण भेटतात. मार्क्स पूर्ण भेटतील तर पूर्ण, नाही तर काहीच नाही. समझ में आया तो पूरा, नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं. ऐसा हे टॉपिक आहे. पाठ करायची गरज नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही प्रत्येक गोष्ट अशी शांततेने ऐकायची, व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पाहायचे आणि प्रत्येक गोष्ट क्लिअर झाली मगच पुढे जायचं. म्हणजे आपल्याला कोणी स्लो लर्नर म्हटलं तरी चालेल. देखो, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे. अब हमने उनकी स्टोरी भी पढ़ी है. कोई कहता है एडिसन, कोई कहता है आइंस्टाइन, जो भी कोई साइंटिस्ट है, उनके टीचर ने घर पर खत भेजा कि भाई तुम्हारा बच्चा बहुत ही क्या है, ठस है, पढ़ाई करता नहीं, स्लो लर्नर है, ये पढ़ाई करने के लायक नहीं है, इसको भेड़ बकरियां लेके दे दो, बस आपकी गुजरान हो जाएगी, इसी लायक है ये। अब आइंस्टाइन या थॉमस अल्वा एडिसन, इन दोनों के बारे में ऐसा कुछ कहा जाता है, ऐसी स्टोरीज आपको सुनाई देती है। अब ये दोनों महान साइंटिस्ट थे, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब आज के समय में, मतलब हम ऐसा बोलेंगे वो ग्रेट आदमी थे। अब उनके बारे में बोला जाता था कि ये पढ़ाई करने के लायक नहीं है, लेकिन बाद में तो साइंटिस्ट बने। कैसे? क्योंकि जो भी चीज पढ़ते थे स्लोली पढ़ते थे, समझने तक पढ़ते थे, और समझने के बाद फिर वो इम्प्लीमेंट करते थे उस आइडिया का। इसलिए उनका बेसिक जो था वो बहुत मजबूत था, और इस बेसिक मजबूत होने की वजह से ऊपर उन्होंने कंसेप्ट तैयार किए। अब हमारी टीचर जब बोलती है कि 2 to the 4, तब बिना सवाल किए 2 to the 4 बोल देते हैं। सवाल भी पूछना है मैडम को सवाल पूछना बराबर ही नहीं है। मैडम पर हमारा पूरा भरोसा रहता है, सर पे हमारा पूरा भरोसा रहता है। हम सवाल नहीं पूछते, पूरा भरोसा रखते हैं, इसलिए हमारा बेस उतना पक्का नहीं होता। हमें हर चीज को समझना है। जब आप हर चीज समझोगे, आपका बेसिक पक्का हो जाएगा, बेस पक्का हो जाएगा, तो फिर आप उस बेस के ऊपर बड़े बड़े कंसेप्ट तैयार कर सकते हो, सोच सकते हो अच्छी तरह से। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना आवश्यक है, और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फिर आगे हमें कोई दिक्कत नहीं जाती, लर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखो, हम इस लेक्चर में एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन द स्मॉलेस्ट एटम, उसका मास कितना है? 1.66 × 10⁻⁻27 kg। जाहिर है कि ये वेट अभी हमें मालूम पड़ा होगा 30-40 साल पहले। जब हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई थी तो उसका मास कितना है ये केजी में मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। आज हमारे पास बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इतना कि वो माइक्रोग्राम का भी वेट आराम से मेजर कर सकते हैं, नैनोग्राम को भी आराम से मेजर कर सकते हैं। हाइड्रोजन तक के वेट को, जो इतना स्मॉल है, उसे भी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब देखो, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, चाहे आप लेंथ मेजर करो, मास मेजर करो, या फिर किसी लिक्विड को मेजर करो। आपके घर में दूध वाला आता है, आपको दूध देता है, आप हर दिन उससे 1 लीटर दूध लेते हो। अब आप उससे हर एक दिन 1 लीटर दूध लेते हो, तो जब दूध लेते हैं तो आप देखते हो उसके पास एक वेइंग सिलेंडर होता है, वॉल्यूम मेजर करने वाला, वो दूध में डुबाता है और ऊपर निकाल के आपको देता है। आप भी उसे पूछते हैं कि भाई ये 1 लीटर कैसे हो गया, क्योंकि वो जो माप रहता है, जो वेइंग सिलेंडर रहता है, वॉल्यूम मेजर करने वाला, उस पर लिखा रहता है 1 लीटर, और उस पर 1 लीटर लिखा है, इसलिए वो दूध वाला भी उसे 1 लीटर मानता है और आप भी उसे 1 लीटर मानते हो, बराबर है। और जब वो दूध वाला आपको दूध देता है तो आपको उस पर 1 लीटर दिखाई देता है, इसलिए आप उस दूध को 1 लीटर मानते हो। अगर उस माप में कुछ गड़बड़ी है, तो उसके वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम है, तो जाहिर है आपको या तो ज्यादा मिलेगा दूध या तो फिर कम मिलेगा, बराबर है ना। मतलब आपको जो 1 लीटर दूध मिल रहा है वो एब्सोल्युटली 1 लीटर है कि नहीं, आपको भी पता नहीं, दुनिया के किसी भी आदमी को पता नहीं है।
सिर्फ आप उसे समझ रहे हो 1 लीटर, क्योंकि जिस सिलेंडर से आपको मेजर करके दिया गया है उसके ऊपर क्या लिखा था, 1 लीटर। हम मानते हैं उसे 1 लीटर का, इसलिए वो 1 लीटर का हो गया। 5 लीटर का वॉल्यूम होगा। अब आप तेल लाते हो, ऑयल लाते हो दुकान से, 5 लीटर की कैन लाते हो, आप उस पर 5 लीटर लिखा है इसलिए उसे 5 लीटर का मान रहे हो। क्या कभी आपने उसका वॉल्यूम सच में 5 लीटर है कि नहीं मेजर करके देखा? नहीं। तो ये जो मेजरमेंट्स है वो सारी की सारी रिलेटिव मेजरमेंट्स है, मतलब किसी के साथ कंपेयर करने के बाद वो वैल्यूज हमें मिली है। ऐसे वैल्यूज को हम बोलते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। तो दुनिया की कोई भी चीज हमें मेजर करनी है तो रिलेटिवली ही मेजर करनी पड़ती है, मतलब किसी और के साथ कंपेयर करके ही मेजर करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि भाई बताओ आपका मास कितना है, आपका वेट कितना है, आप बोलेंगे सर मेरा वेट जो है वो 55 kg है। तो आपका जो वेट 55 kg है, कैसे पता चला आपको? आप एक पैन में बैठ गए और इधर एक आदमी को आपने बोल दिया कि भाई वेट डालते जा, 1-1 kg का वेट डालते जा। वो वेट डालते गया डालते गया डालते गया, जब उसने 55 वेट डाल दिए 1 kg के, तब वो पॉइंटर जो था बैलेंस का वो सेंटर पे आ गया। अब पॉइंटर सेंटर पे आ गया है, इसलिए आपने कहा कि मेरा जो वेट है इक्विवेलेंट टू दैट 55 वेट्स है। और वो 55 वेट का टोटल वेट कितना है? हर एक वेट 1 kg का था, तो 55 वेट कितने के होंगे? 55 kg के। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेट्स योर वेट इज 55 kg। अगर समझो किसी आदमी ने उन वेट्स को अंदर से उसका थोड़ा सा लोहा निकाल लिया, मतलब वो दिखाई दे रहा उसका छपा हुआ 1 kg का, लेकिन वो 1 kg का नहीं, उसमें से थोड़ा बहुत लोहा निकाल लिया है, तो क्या आपका वेट अलग आएगा? अभी भी आप क्या देखेंगे, यार एक वेट है उस पर 1 kg लिखा हुआ है, इसलिए अभी भी आपका वेट कितना है? 55 kg, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेट। हाँ, आप अब उस जगह से उठकर किसी दूसरे जगह पे जाओगे, वहां पे वेट मेजर करोगे जहां के वेट बराबर है, तो फिर आपका वेट वहां पे क्या आएगा? 55 kg आएगा। मतलब स्टोन जो है, वेइंग स्टोन जो है, उस पर जो लिखा रहता है उसे हम क्या मानते हैं? उसका मास मानते हैं। वो है कि नहीं इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, बराबर है। जैसे कि समझो एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने बेईमानी की और 1 kg का जो स्टोन था, वेइंग स्टोन, उसमें से थोड़ा बहुत लोहा निकाल लिया 100 ग्राम, मतलब वो 900 ग्राम का ही रह गया। आप उसके पास शक्कर लेने गए, आपके सामने वो वेइंग स्टोन 1 kg का एक पैन में डालेगा और दूसरी तरफ शक्कर डालेगा और बोलेगा देखो भाई पॉइंटर सेंटर पे है, थोड़ा बहुत शुगर डाला, ज्यादा डालेगा, पॉइंटर थोड़ा सा ऐसा झुक जाएगा, हो गया बराबर? आप बोलेंगे हाँ बराबर है। आपने वो शुगर ले ली, उसका वेट कितना है? विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टोन दैट शुगर वेट ऑफ शुगर इज 1 kg। लेकिन आपको थोड़ा सा मन में शंका आ गई, ये साला ये वेट सही है कि गलत है, तो आप वही शुगर लेके दूसरे दुकानदार के पास गए और दूसरे दुकानदार को आपने रिक्वेस्ट की कि भैया ये मेरे को शुगर का वेट मेजर करना है, बराबर है कि नहीं, कम है कि ज्यादा है। अब वो दुकानदार ईमानदार है, उसका जो वेइंग स्टोन है बराबर 1 kg का है, आपने वहां पे शुगर रख दी और 1 kg का स्टोन इधर रख दिया, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि पहले दुकानदार ने हमें कम शुगर दिया, क्योंकि शुगर का पैन रहेगा ऊपर एंड 1 kg स्टोन का पैन रहेगा नीचे। मतलब उस दुकान में जब तक खड़े थे तो आप उसे 1 kg मान रहे थे, जब दूसरी दुकान में गए तो आपको गड़बड़ी पता चल गई। मतलब आपने उस शुगर को कंपेयर किया अब ओरिजिनल स्टोन के साथ, तब आपको गड़बड़ी पता चल गई। अगर ऐसा ना करते तो आप उसे 1 kg मानते। तो ये जो मेजरमेंट्स है, चाहे कोई भी मेजरमेंट हो, वो सारी की सारी क्या है? रिलेटिव है। और रिलेटिव मेजरमेंट करना बहुत आसान भी है एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट मेजरमेंट। एटम का मास निकालना है, सिर्फ मास ही निकालना है, उसके लिए इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लाओ, इतना एक्यूरेसी मेंटेन करो, कौन करेगा इतना खर्चा? इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा भरोसा किस पर रखते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मासेस पर। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस मतलब हम किसी के साथ कंपेयर करके मास जब निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? रिलेटिव मास। जब भी रिलेटिव मास आपको मेजर करना रहेगा तो आपको स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे दुकानदार के पास मास मेजर करने के लिए वेइंग स्टोन्स होते हैं, कपड़े के दुकानदार के पास स्केल पट्टी होती है 1 मीटर लंबी, उस पर लिखा रहता है, ISI का मार्क रहता है कि 1 मीटर की है करके, उसे आप मान रहे इसलिए वो 1 मीटर है, नहीं मानते तो 1 मीटर नहीं होगा, बराबर ना? तो ये जो स्टैंडर्ड्स है वो आर्बिट्ररीली फिक्स होते हैं और सारी दुनिया उसे मानती है। ऐसे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके अब हम एटम और मॉलिक्यूल के मास निकालेंगे। तो ऐसे मासेस को जो कंपेयर करके निकाले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रिलेटिव मास बोला जाता है।
अब रिलेटिव मास मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए मुझे 1 मीटर की पट्टी चाहिए, स्केल पट्टी। जैसे मुझे वेट मेजर करने के लिए 1 kg का स्टोन चाहिए जिस पर ISI मार्क हो अपने गवर्नमेंट का, बराबर है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड हमारे पास होने चाहिए। जब स्टैंडर्ड होंगे तो हम कंपैरिजन करके मास निकाल सकते हैं, रिलेटिव मास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने रिलेटिव मास निकालने के लिए हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया था। हाइड्रोजन एटम को एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया था और उसका मास आर्बिट्ररीली कितना फिक्स किया गया था, 1.008। हाइड्रोजन का मास रिलेटिवली कितना फिक्स किया गया था, 1.008। अब हम किसी भी दूसरे एटम के मास को हाइड्रोजन के एटम के मास कंपेयर करते हैं और देखेंगे कि दूसरा एटम जो है हाइड्रोजन के तुलना में कितने गुना हेवी है, कितने गुना लाइटर है, बराबर है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड माना गया, जिसका मास कितना किसी को पता नहीं है, वो हमने आर्बिट्ररली फिक्स किया 1.008, बराबर है। अगर हाइड्रोजन का मास 1.008 है तो इसके दुगना अगर किसी का वेट आता है तो उसका वेट कितना होगा, 2.016। तो हम रिलेटिव मास निकालने के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव मास ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, मास ऑफ एटम अपॉन क्या करते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मास ऑफ एटम हमें निकालना है तो हम मास ऑफ एटम निकालेंगे हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके। हाइड्रोजन का मास हमने कितना कंसीडर कर लिया है, आर्बिट्ररीली 1.008। समझो इन दोनों का रेशो 2 आता तो मैं कहता कि मास ऑफ एटम इज ट्वाइस द मास ऑफ हाइड्रोजन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम है तो मुझे ये भी पता चल जाएगा। तो व्हाट इज द मास ऑफ दैट एटम, 2.016। मतलब मास ऑफ एटम रिलेटिव निकला है, हाइड्रोजन से दुगना हेवी है, इसलिए उसका मास कितना है, 2.016, बराबर है। अब ये 2 आया, इसलिए कैलकुलेशन आपको आसानी से करते आया। लेकिन अगर समझो मास ऑफ एटम मुझे निकालना है किसी तो भी एक एटम का, तो मास ऑफ एटम अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये रेशो मैंने लिया और ये रेशो, ये कंपैरिजन जब मैंने की तो कंपैरिजन समझो आई 1.3456। अब मास ऑफ एटम निकालना है तो मास ऑफ एटम निकालने के लिए मुझे इन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन इन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेगा कौन, हमें तो मैथ्स पहले ही जान पे आता है, बहुत डरावना लगता है मैथ्स। अब एक कैलकुलेशन करेगा कौन, आपको नहीं, मुझे भी मैथ्स डरावना ही लगता है। तो एक कैलकुलेशन करेगा कौन, तो इस कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम पास होगा और उस वक्त उन लोगों के पास तो कैलकुलेटर भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये टेक्निक कुछ अच्छे नहीं है, इसमें फ्रैक्शनल नंबर आ रहे हैं और फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और भी किसका डिफिकल्ट होता है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का मास फ्रैक्शनल था, पूर्णांक संख्या नहीं था, इसलिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानने से इनकार कर दिया। हाइड्रोजन का मास भी फ्रैक्शनल और एक कंपैरिजन भी फ्रैक्शनल आएगी तो 2 फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हार जाता है। चलो समझो ये कंपैरिजन अगर होल नंबर आता तो फिर मल्टीप्लिकेशन आसान जाता, 2, 3, 4, 5। लेकिन हर बार कंपैरिजन होल नंबर ही आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन का मास फ्रैक्शनल होने की वजह से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, एज अ स्टैंडर्ड मानने से इनकार कर दिया। फिर भाई है कौन हमारे पास स्टैंडर्ड, तो बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन अपना क्या है, प्राणवायु है, अपने को लाइफ प्रदान करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो क्यों ना हम ऑक्सीजन को ही स्टैंडर्ड मान ले। तो इसलिए दूसरा स्टैंडर्ड उन्होंने ले लिया ऑक्सीजन एटम का, और ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, और इसलिए उसका मास आर्बिट्ररीली फिक्स कर दिया गया, कितना, 16। तो हाइड्रोजन को जब हमने नकार दिया तो उसके बाद हमने दूसरा स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लिया, कौन सा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मास जो है उसको कितना समझ लिया गया, 16। ये मास कैसे आया, क्यों आया, लॉजिकली निकाला हमने, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, दोनों की सम 16, चलो इसका मास 16 पकड़ लेते हैं। आर्बिट्ररीली फिक्स है ये मास। स्टैंडर्ड के जो मासेस होते हैं वो किसी को भी पता नहीं रहते, वो मन से ठोक दिए जाते हैं, बराबर है। इसलिए ये मन से ठोकी हुई वैल्यू है। ऑक्सीजन का मास कितना है भाई, 16, क्यों, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, इसलिए। एक्चुअल वेट ऑक्सीजन का किसी को भी पता नहीं है, नहीं था। तो हमने ऑक्सीजन का मास आर्बिट्ररीली फिक्स कर लिया, कितना, 16। अब हम हर बार किसी दूसरे एटम का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके मास को ऑक्सीजन एटम के मास के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके फिर हमें मास मिलेगा। तो व्हाट इज द रिलेटिव मास, रिलेटिव मास को मैं शॉर्टकट में आर मास लिखता हूं।
रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो होल नंबर है और हमें होल नंबर के टेबल्स लर्न है, बराबर है। तो मास ऑफ एटम हम निकाल पाएंगे, लेकिन कैसे? मैं एटम के मास को ऑक्सीजन के मास के साथ कंपेयर करूंगा। समझो ऑक्सीजन के तुलना में वो एटम दुगना हेवी है, तो व्हाट इज द मास ऑफ दैट एटम? 32। अगर ऑक्सीजन का 16 है तो ये एटम ऑक्सीजन से दुगना हेवी है, तो ऑक्सीजन दुगना हेवी है तो फिर उस एटम का मास कितना होगा? 32। तो ये जो एटम है वो ऑक्सीजन के तुलना में दुगना हेवी है। अगर ऑक्सीजन का फिर 16 मास है तो एटम का मास कितना होगा? 32। दुगना हेवी है तो, बराबर है। 3 गुना हेवी होगा तो 48 आएगा, 4 गुना हेवी होगा तो 64 आएगा, 5 गुना होगा तो 80 आएगा। लेकिन क्या हर बार कंपैरिजन होल नंबर ही आएगी? हो सकता है कभी ऐसा है मास ऑफ एटम टू द मास ऑफ ऑक्सीजन 2.5 आया, तो फिर हमें ये फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितना आता है? 16 5 80, 16 2 32 प्लस 8 40। अब हम करेंगे कि मास ऑफ दैट एटम इज 8, कितना है? 40। तो ऑक्सीजन के तुलना में वो मास 2.5 गुना हेवी है, वो एटम 2.5 गुना हेवी है, तो फिर उसका मास भी 2.5 गुना मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा, इसलिए उसका मास कितना है? 40। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन व्हाट इज द मास ऑफ दैट एटम? 40। अगर ऑक्सीजन का 16 है तो उस एटम का कितना होगा? 16 होगा, बराबर है। लेकिन अब समझो मैंने किसी एटम के मास को ऑक्सीजन के मास के साथ कंपेयर किया और वो वैल्यू ऐसी फ्रैक्शनल आई। अब ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू आई तो अभी तो मल्टीप्लिकेशन भी डिफिकल्ट हो गया। जब भी फ्रैक्शनल नंबर इंट्रोड्यूस होते हैं तो कैलकुलेशन में फिर डिफिकल्टी होती है। तो ये डिफिकल्टी को अब ओवरकम करेंगे कैसे? हाइड्रोजन का साथ भी वही प्रॉब्लम आ रहा था, ऑक्सीजन के साथ भी वही प्रॉब्लम आ रहा था। अब वो प्रॉब्लम जो है वो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने फिर ऑक्सीजन को भी एज स्टैंडर्ड मानने से इनकार कर दिया। स्टैंडर्ड मानने से इनकार कर दिया। हाइड्रोजन का मास फ्रैक्शनल था, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ रही थी, इसलिए वहां पे उस हाइड्रोजन को छोड़ दिया हमने। फिर ऑक्सीजन को पकड़ा एज अ स्टैंडर्ड, उसका मास आर्बिट्ररीली हमने 16 कंसीडर कर लिया, उसके साथ कंपेयर करने लगे मासेस को। लेकिन हर बार कंपैरिजन होल नंबर आएगी ऐसी कुछ गारंटी नहीं है। जब कभी कंपैरिजन फ्रैक्शनल आती तो फिर कैलकुलेशन में हमारा समय बर्बाद होता और मिलता क्या? सिर्फ मास। तो ये एक्यूरेटली कैलकुलेशन करेगा कौन? इतना समय बर्बाद करेगा कौन? इसलिए ये ऐसी मेथड नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन को भी रिजेक्ट कर लिया। फिर सिलेक्ट कर लिया गया कार्बन को। कार्बन को ही क्यों? क्योंकि कार्बन सारे जीवन का आधार है। ह्यूमन बीइंग्स हो या प्लांट्स हो या कोई भी लिविंग बीइंग हो, वो कार्बन से ही बना है। कार्बन इंपॉर्टेंट घटक है उनके बॉडी का, इसलिए चलो भैया कार्बन को कंसीडर कर लेते हैं। फिर कार्बन का मास कितना? अब कार्बन का मास कितना है एक एटम का? किसी को भी पता नहीं था। फिर अगेन हमने आर्बिट्रली उसका मास फिक्स कर दिया 12 क्यों? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए हमने उसका मास 12 लिया, समझने के लिए, लेने के लिए। आर्बिट्रली फिक्स वैल्यू है। एक्चुअली कार्बन का मास 12 नहीं है, वो कितना है किसी को पता भी नहीं है, बराबर है। अब कार्बन का एक एटम कितने केजी का होगा? कौन ढूंढेगा भाई? उस वक्त तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। फिर अब क्या करें? तो अब हम रिलेटिवली जाएंगे। समझो कि कार्बन का मास 12 है। 12 ही क्यों लिया? क्या लकी नंबर है तुम्हारा? नहीं, 12 इसलिए लिया क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए लॉजिक था उसके पीछे। तो चलो भाई कार्बन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड और उसका मास कितना पकड़ लेते हैं? 12। क्यों 12? क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए उसका मास हमने 12 कंसीडर कर लिया। अब हम बाकी के एटम को कंपेयर करेंगे कार्बन के एटम के साथ, कितने गुना हेवी है, कितना लाइटर है, और फिर इस पर से हम बाकी के एटम के मासेस निकालेंगे। मैंने अब हीलियम को एटम लिया, हीलियम का एटम लिया और हीलियम के एटम को कंपेयर किया कार्बन के साथ, तो मैंने देखा कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे कंपैरिजन कितनी दिखाई दी? 1/3। कितनी दिखाई दी? 1/3। तो when helium is compared with mass of 1 carbon atom, it is found that helium is 1/3 times as heavy as the mass of carbon. क्या है? Helium is 1/3 times as heavy as mass of carbon. So what will be the mass of helium? तो mass of helium equal to 1/3 into mass of carbon. 1/3 into 12 तो कितना रहे? 4.
अब ये जो हीलियम का मास आया है ये 4 आया है, लेकिन किसके तुलना में? कार्बन के तुलना में। कार्बन के तुलना में 1/3 है, इसलिए उसका मास कितना है? 4 है। मतलब हीलियम का एक्चुअल मास कितना किसी को पता नहीं, फिर भी हम 4 बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड है कार्बन, उसका मास 12 है और उसके तुलना में हीलियम 1/3 गुना क्या है? हल्का है, इसलिए हमने उसका मास रिपोर्ट किया 4। तो ऐसे मासेस को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मासेस बोलते हैं। लेकिन भाई अब वही तो प्रॉब्लम यहां पे भी होगा। 1/3 यानी 0.33। अब ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर जब भी आता तो कैलकुलेशन हमें हार्ड जाता। हमारा मैथ्स अच्छा है ये उनको मालूम था, बराबर ना? हमारा मैथ्स कितना अच्छा आपको भी पता है। तो उन साइंटिस्ट लोगों को पता था कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो टाइम बर्बाद कैसे करेगी कैलकुलेशन में सिर्फ, इसलिए ये फ्रैक्शनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन की झंझट ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? समझो कोई तो भी एक एटम है, XYZ एटम, और उस एटम के मास को मैंने मास ऑफ कार्बन के साथ कंपेयर किया और कंपैरिजन आई 101.32689। अब व्हाट इज द मास ऑफ दैट एटम? मास ऑफ दैट एटम हम निकालेंगे 101.3268 इंटू कितना रहे? मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना? 12। अब कौन एक कैलकुलेशन करते बैठेगा? 101.3268 इंटू 12। मतलब जो प्रॉब्लम ऑक्सीजन के साथ आ रहा था, हाइड्रोजन के साथ आ रहा था, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रहा है और हमें ऐसा टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब करे क्या? क्या स्टैंडर्ड ही बदलते जाएंगे? हाइड्रोजन को बदल दिया, ऑक्सीजन को बदल दिया, क्या कार्बन को भी बदल देंगे? प्रॉब्लम है एटम में नहीं, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, कार्बन में प्रॉब्लम था ही नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या था? तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को, जो अब होल नंबर लिया था हमने कार्बन का मास, लेकिन ये कंपैरिजन तो क्या आ रही थी? फ्रैक्शनल और होल नंबर का कैलकुलेशन डिफिकल्टी है। अब क्या करेंगे? ये तो प्रॉब्लम छुटकारा ही नहीं मिल रहा हमें इससे, ये प्रॉब्लम पीटी नहीं छोड़ रहा, तो क्या करेंगे? तो किसी के दिमाग में आइडिया आ गई कि क्यों हम 12 के साथ कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कंपैरिजन हम मास ऑफ कार्बन एटम के साथ नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब किसके साथ कंपेयर करेंगे? 1/12 ऑफ 12। मतलब किसके साथ कंपेयर करेंगे? 1 के साथ। अब जब भी मैं किसी को 1 के साथ कंपेयर करूंगा और वो एटम 10 गुना हेवी मिलेगा, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट एटम? 10। क्योंकि मैं आप 12 के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मतलब 1/12 ऑफ 12 के साथ, मतलब 1 के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अब अगर मैं 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन के 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम के साथ किसी एटम के मास को कंपेयर कर रहा हूं, तो व्हाट इज द रिलेटिव मास? मास ऑफ एटम अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम कितना आएगा? 1। मतलब रिलेटिव मास एंड मास ऑफ एटम क्या बन जाएंगे? सेम ही बन जाएंगे। एनीथिंग इनटू 1 नंबर इटसेल्फ, बराबर है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, अब ये वैल्यू फ्रैक्शनल आए ना आए कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। एनीथिंग इनटू 1 क्या होता है? वो वैल्यू होती है। तो इसलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 12 के साथ कंपेयर करने के बजाय किसके साथ कंपेयर करेंगे? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम के साथ, मतलब 1 के साथ कंपेयर करेंगे। और 1 के तुलना में कोई दुगना हेवी आए तो उसका मास 2, 2.5 गुना हेवी आए तो उसका मास 2.5, 3 गुना हेवी आए तो उसका मास 3, 100 गुना हेवी आए तो उसका मास 100। मतलब जो कंपैरिजन आएगी वो कंपैरिजन ही क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, बराबर है। तो 12 के साथ कंपेयर करने के जगह पे हमने किसके साथ कंपेयर करना पसंद कर लिया? 1/12 ऑफ 12 के साथ, मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम के साथ। और इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास है तो हर बार रिलेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास? तो देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 atom, mass of 1 atom of element to the 1/12 of mass of 1 carbon atom। अब इस रेशियो को हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अब आपको समझ में आया 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम यानी
1/12 ऑफ 12 यानी 1, तो 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। मतलब जो कंपैरिजन आएगी वो कंपैरिजन ही क्या होगी, एटम का रिलेटिव मास होगा। मतलब जो कैलकुलेशन करना पड़ता था वो हमारा बच गया। तो इसलिए इस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास? अब देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है। सूरज उग गया है एंड सूरज पूरब में उग गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन राइजेस, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप बोलेंगे सर सन राइजेस इन द ईस्ट, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब भी आप सन राइजेस इन द ईस्ट बोलते हो तो भाई शंका निर्माण होती है, सवाल पैदा होता है, कल फिर वेस्ट में राइज हो गया था क्या, साउथ में राइज हो गया था क्या, नॉर्थ में हो गया था क्या? सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है। अगर हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है तो राइज होना इंपॉर्टेंट है, वो ईस्ट में हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब सन राइजेस इतना सही है, सन राइजेस इन द ईस्ट ऐसा बोलोगे तो फिर सवाल पैदा होता है कि कल वो कहां पर राइज हुआ था, बराबर ना? इसलिए सन राइजेस इन द ईस्ट ये स्टेटमेंट गलत है। सन राइजेस बस इतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो हर बार पूरब में उगता है तो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, और इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हाउ कैन यू डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास? Relative atomic mass is defined as the ratio of mass of one atom of the element to the 1/12 of mass of one carbon atom, बराबर है। अब यहाँ पे भी कार्बन के 3 एटम हैं, हमने किसको स्टैंडर्ड पकड़ा है? तो हमें बताया गया कि कार्बन के 3 आइसोटोप है, C612, C613 एंड C614। जब मैंने आइसोटोप बताया था तो बताया था कि ये दोनों आइसोटोप जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, हाईली अनस्टेबल है और ये टिकते नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये जो C612 है वो स्टेबल है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड मान लिया, क्योंकि वो अपने लाइफ का मूलभूत एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है। एवरी लाइफ इज मेड अप ऑफ कार्बन। उसके बाद उसका एबंडेंस ज़्यादा है, उसके बाद उसका मास क्या है, होल नंबर है 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो इन कारणों की वजह से हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड मान लिया। उसमें भी हम कार्बन के मास के साथ कंपैरिजन नहीं करते, हम कंपैरिजन करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, मतलब 1/12 ऑफ 12 के साथ, मतलब 1 के साथ कंपैरिजन करते हैं। मतलब फिर ये कैलकुलेशन करने की नौबत नहीं आती। इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। और ये डिनोमिनेटर अब हमेशा कितना आने वाला है? ये डिनोमिनेटर हमेशा कितना आने वाला है? 1। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वही क्या रहेगा? मास ऑफ एन एटम रहेगा। मतलब कंपैरिजन ही उस एटम का मास हो जाएगी, क्योंकि एनीथिंग इनटू 1 इज दैट नंबर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ही क्या है? उस एटम का मास हो जाएगा। इसलिए हम 12 के जगह पे 1/12 ऑफ 12 के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आज इतना ही। कल मैं वापस से एग्जाम्पल लूँगा, डेफिनेशन भी वापस से समझाऊंगा। आज इसे देखो, कुछ भी आपको अगर डाउट आता है तो मेरा नंबर तो मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ बात कर सकते हो। कुछ भी डाउट आया तो पूछ सकते हो। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं।